नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096907523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज हम करने वाले हैं आरओ मेंस का जो पेपर होने वाला है 2021 में, उसके क्रम में जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं जो कि फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है, उसके लिए हम टेस्ट 6 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं माउंट आबू में, वो किसने बनवाए थे? भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव द्वितीय ने, विमल शाह ने या जय सिंह ने? बताना है आपको कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें तो विमल शाह ने बनवाए थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। विमल शाह कौन थे? विमल शाह बेसिकली फ्यूडेटरी थे। फ्यूडेटरी में का मतलब क्या होता है? सामंत जो होते थे पुराने जमाने में। विमल शाह वो थे किसके? सोलंकी डायनेस्टी के। सोलंकी डायनेस्टी के जो किंग थे भीमदेव वन, उनके सामंत थे। और ये जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, बड़े खूबसूरत टेम्पल है और ये किससे बने हुए हैं? मार्बल से बने हुए, ठीक है, पत्थर से बने हुए ये टेम्पल्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। पारसी इन्वेजन जो हुआ था, पारसियों ने जो आक्रमण किया था, पारसी उन आक्रमणकारियों को हम बोलते हैं जो बेसिकली ईरान के एरिया से आए थे, ठीक है। उनके बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। पहला बोल रखा है कि जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन था, यानी कि प्रथम विदेशी आक्रमण था, वो मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर ने किया था, ये आपको बताना है। दूसरा, इसमें डैरियस वन, जिसको दारा वन भी बोलते हैं, जो सक्सेसर थे कुरुश राजा के, किंग कुरुश के, जिनको हम साइरस भी बोलते हैं, ईरान के, इन 516 बीसी इन्होंने काम्बोज को, वेस्टर्न गांधार को और इंडस को, यानी कि काम्बोज को, पश्चिमी गांधार को, इंडस रीजन को ऑक्यूपाई किया था, कनकर किया था, जीत लिया था। अगला इसमें बोल रहा है कि जो इन्वेजन है उसने भारत और पश्चिम के बीच में, यानी कि इंडिया और वेस्ट के बीच में जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी जो व्यापार है, उसको स्ट्रेंथन किया था, उसको मजबूत किया था। कौन सा इसमें से ठीक है आपको बताना है। तो अगर हम देखिए सभी ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे इंडो ग्रीक्स ने जब हमारे ऊपर हमला किया था, भारत के ऊपर, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे, और जो ईरानियन रूलर्स थे उन्होंने जब हम पे अटैक किया था उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि एक तरफ आपको कुछ क्लैंस दे रखे हैं, यानी कि कुछ वंश दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स यानी कि संस्थापक। आपको इसमें से गलत विकल्प को चुनना है जो सही नहीं है। राष्ट्रकूट वंश दिनतेदुर्ग ने स्टार्ट किया था, पाला वंश जो है गोपाल ने, सोलंकी जो है मूलराज सेकंड ने, और चौहान डायनेस्टी वासुदेव ने करी थी। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम देखें इसमें से केवल थ्री यानी कि सी वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सोलंकी डायनेस्टी को मूलराज सेकंड ने नहीं बल्कि मूलराज फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट पहले आएंगे, सेकंड तो बाद में आएंगे, है ना। तो इसलिए मूलराज फर्स्ट ने इसको किया था स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ आपको साइट्स दे रखी हैं जो हमारी हड़प्पा से रिलेटेड साइट्स हैं, पुरातात्विक स्थल है, और दूसरी तरफ आपको वो कौन सी नदी पे हैं वो आपको बता रखे, आपको पहचानना है। तो रोपड़ आपको भोगवा पे, लोथल आपको रंगोई पे, कालीबंगन सतलज पे और बनावली घग्गर पे। बताइए कौन सा इसमें से सही तरीके से हम इसे कैसे मैच कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो रोपड़ जो है आपका सतलुज से मैच हो जाएगा, लोथल जो है आपका भोगवा से हो जाएगा, कालीबंगन जो है आपका घग्गर से हो जाएगा, और बनावली जो है रंगोई से हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, घग्गर रिवर को पुराने जमाने में सरस्वती भी बोलते थे। जो घग्गर रिवर है वो ऐसा माना जाता है जो सरस्वती है उसी की एक ट्रिब्यूटरी है। छोटी सरस्वती नदी एक माइथिकल रिवर है। एक पुराने जो ऋग्वेद है उसमें हमें इसका उल्लेख, इसका मेंशन मिलता है, लेकिन अब ये सूख चुकी है, ठीक है। और ये राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, इस वाले एरिया से गुजरती थी, इसलिए जैसे कालीबंगन, बनावली, ये सब आपको घग्गर और रंगोई जैसी रिवर्स पे मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेल्यूसस थे ठीक है, उनको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और तो वो कब किया था वो आपको वर्ष बताना। और दूसरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यभिषेक था यानी कि कोरोनेशन था, वो जैन ट्रेडिशन, जैन कथाओं के अनुसार कौन से वर्ष में हुआ था, पहचानना है। 325, 331, 350, 321, 305, 313, 330, 315। बताइए इसमें से कौन सा ठीक है। तो कब हराया था और साथ में उसका कोरोनेशन कब हुआ था। तो इन्होंने 305 में
इन सेल्यूकस को हराया था और साथ में 313 में इनका कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश को इन्होंने और इनके जो गुरुजी थे कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। और नंदा डायनेस्टी इससे पहले मौर्य साम्राज्य को रूल करती थी, राज्य करती थी उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। एक तरफ आपको किताबें दे रखी है, दूसरी तरफ उनके ऑथर्स दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको सही तरीके से पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत मैच है। ठीक है, कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। द वैदिक हड़प्पन जो है वो ब्रजवासी लाल जी ने लिखी है। रंभ मंजरी जो है, माफ कीजिएगा, वो जयचंद ने लिखी है। राजपुताना डेजर्ट जो है अमला नंद घोष ने लिखी है। और प्रसन्न राघव जो है जयदेव ने लिखी है। आपको पहचानना है कौन सा इसमें से गलत मैच है। तो अगर हम गलत मैच देखें तो ए वाला द वैदिक हड़प्पन, ये ब्रजवासी लाल ने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है? भगवान सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, तो इसे भगवान सिंह जी ने लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि आपको सही विकल्प, सही स्टेटमेंट्स को पहचानना है, सही कथन पहचानना है कि जो चोल वंश के राजा थे राजेंद्र वन, उनको ये श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील बनवाई थी चोल गंजम नाम से। ठीक है, या गंगम नाम से या गंजम नाम से बनवाई थी। ये आपको बताना है सही के नहीं। उसके बाद दीप वंश और महावंश, ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। उसमें हमें जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैसे आपको पता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें से तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का उल्लेख हमें जो अशोका के टाइम पे हुई थी वो दीप वंश और महावंश में मिलता है। उसके बाद जो भीतरगांव का टेम्पल है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, वो 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच में बनाया गया था। और भारत में प्राचीनतम मंदिरों में से, यानी कि सबसे एंशिएंट टेम्पल्स, ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से है, जो कि ईंटों से यानी कि ब्रिक से बना हुआ है। आपको पहचानना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें सभी करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, इसकी काफी सारे इवोल्यूशंस भी हुए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास नगर स्टाइल है, ठीक है, जिसमें हम पंचट्टन स्टाइल की बात करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? द्रविड़ा स्टाइल है, जहां पे हम गौपुरम वगैरह की भी बात हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए जो नॉर्थ के टेम्पल्स हैं, गुप्ता पीरियड में उनकी स्टार्टिंग हुई थी और धीरे धीरे फिर सोलंकी डायनेस्टी, अगर हम देखें तो वेस्टर्न राजस्थान में, गुजरात में, उसके बाद खजुराहो टेम्पल चंदेल रूलर्स ने बनवाए, और उसके बाद फिर उड़ीसा में भी टेम्पल्स बनाए गए। तो ये सब नगर स्टाइल में आता है। द्रविड़ स्टाइल में जो ममल्लापुरम के टेम्पल्स हैं वो सब भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो राजा अल्पतगीन थे, राजा अल्पतगीन जो गजनी क्षेत्र से आते थे और मॉडर्न अफगानिस्तान के रीजन से आते थे, उनके बारे में गलत कथन आपको चुनना है, ये आपको बताना है। तो अल्पतगीन जो बुखारा थे, वो एक टर्किश स्लेव थे, यानी कि एक दास थे। किसके? सयानी रूलर, जिनका नाम था अब्दुल मलिक। दूसरा इसमें पूछा 1956 ईस्वी में उनको खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया गया था, राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो अल्पतगीन थे वो सुबुकुद्दीन को उन्होंने टाइटल दिया था, माफ कीजिएगा, अल्पतगीन को सुबुकुद्दीन ने टाइटल दिया था अमीर उल उमराह का। ठीक है, तो ये इन्होंने इनको, यानी कि सुबुकुद्दीन ने अल्पतगीन को दिया था अमीर उमरा का टाइटल। आपको इसमें से पहचानना है कि गलत कौन सा है। तो अगर हम देखें तो केवल तीसरा इसमें से गलत है, क्योंकि ये टाइटल अल्पतगीन ने सुबुकुद्दीन को दिया था। सुबुद्दीन जो है बेसिकली अल्पतगीन के स्लेव थे, दास थे, बाद में इनके दामाद भी बन गए थे, सन इन लॉ भी बन गए थे, और इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो हुई थी उसके बारे में आपको सही कथन पहचानना है, करेक्ट विकल्प को चुनना है। ठीक है, पहला पूछ रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी, जो जिसमें नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ। दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स ने जब कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया, करने से पहले, यानी कि 57 की क्रांति में बहुत सारे जो जगहें थी वो ब्रिटिश ने बाद में दोबारा रिकैप्चर करे, जैसे दिल्ली को उन्होंने रिकैप्चर किया, कलकत्ता को रिकैप्चर किया। तो ये ट्रीटी रिकैप्चरिंग से पहले कर ली गई थी। और उसके बाद ये तीसरा ये बोल रहा है कि संधि के द्वारा, इस ट्रीटी के द्वारा जो ट्रेड फैसिलिटी है, यानी कि व्यापार की जो सुविधाएं हैं, उनको एक्सेस दे दिया गया था। मुगल एम्परर की जो एक डिक्री थी, मुगल एम्परर की एक आदेश के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस दे दिया गया था। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही हो जाएगा, सी इसका आंसर, क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो कैप्चर ऑफ कैलकाटा के बाद की गई थी, आफ्टर की गई थी, ना कि बिफोर की गई थी। ठीक है, क्योंकि ट्रीटी हमेशा बाद में होती है। आपने एक सीज कर ली, उसके बाद आप दूसरे को ये बताते हैं कि आपको ये टर्म्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 31 जुलाई 1658 को कौन सी घटना हुई थी, यानी कि कौन सा इवेंट हुआ था 31 जुलाई 1658 को, वो पहचानना है। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ था, या औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, या हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर प्रथम आक्रमण किया था, या फिर तंबाकू को पहली बार पोर्टुगीज जो है भारत लाए थे।
आपको पहचानना है कौन सा हुआ था। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। औरंगजेब का कोरोनेशन हुआ था 1658 में 31 जुलाई को, जबकि कृष्णदेव राय की अगर हम बात करें तो 1509 में इनका एक्सेशन हुआ था, राज्य गद्दी पे ये बैठे थे। हुमायूं ने जो आक्रमण किया था वो 1532 में किया था, और तंबाकू को पहली बार पोर्टुगीज जो है 1605 में लेके आए थे भारत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवान एक कोही एक डिपार्टमेंट था, एक महकमा था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। वो किस काम के लिए बनवाया था ये आपको पहचानना है। कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, सैन्य विभाग था यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, वित्त विभाग यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, कौन सा था? तो अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इसमें क्या होता था, लोन्स दिए जाते थे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। पहले किसानों को लोन दिए जाते थे बीज खरीदने के लिए, और जो सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको लेने के लिए, उनको खरीदने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये बनाया गया था। चलिए मुझे बताइए, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हों, चाहे वो मुगल के हों, चाहे वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के हों, या फिर वो कृष्णदेव राय के एडमिनिस्ट्रेशन के हों, इनके जो टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। सीधे सीधे पूछ लेते हैं। चलिए आप मुझे एक टर्म बताइए, दीवान अर्ज, दीवान ए अर्ज, ठीक है, ये किसने बनाया था और ये कौन सी किस चीज के लिए बनाया गया था? ये कौन सा डिपार्टमेंट था, क्या चीज देखता था, और ये किसने बनवाया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपसे पूछा हुआ है क्रोनोलॉजिकली यानी कि क्रमानुसार, काल क्रम अनुसार आपको लगाना है कि पहले कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन का आरंभ, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, या फिर पालखेड़ का युद्ध। आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले सबसे पहले बैटल ऑफ पालखेड़ हुआ था, 1728 में हो गया था। उसके बाद अगर हम लाला लाजपत राय की डेथ की बात करें तो 1928 में हुई थी, सबसे बाद में हुई थी, तो 4 और 3 ये हो गया। उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च अगस्त 1920 में हुआ था, जबकि नागपुर सेशन की अगर हम बात करें कांग्रेस की तो वो दिसंबर 1920 में हुआ था। तो सबसे पहला इसमें से क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन, मतलब दूसरे नंबर पे क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन का लॉन्च हुआ था। उसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए आप मुझे बताइए, नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसको चेयर किसने किया था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उनका नाम आपको मुझे बताना है। का आंसर डी हो जाएगा, और साथ में आपको मुझे ये जो नागपुर सेशन के थे इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कराची सेशन जो हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां पे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव किया गया था। उसकी चेयरमैनशिप किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रेसिडेंट कौन था ये पूछ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो अगर हम देखें इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये अधिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मूलभूत अधिकार की परिकल्पना है यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो करी गई थी, और साथ में जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है, हमें भारत को कैसी हम उसकी आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपको लोगों के नाम दे रखे हैं, ऑथर्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उनके द्वारा निकाली गई कुछ किताबें या मैगजीन्स दे रखी हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि नॉट करेक्टली मैच। दादाभाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा वाइज लिखा है, यहाँ पे वॉइस हो जाएगा, ये वॉइस ऑफ इंडिया निकालते थे। राजेंद्र प्रसाद जो है भ्रांति विलास निकालते थे, बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है बंग दर्शन निकालते थे, और उमेश चंद्र दत्त जो है बामा बोधनी निकालते थे। कौन सा इसमें से ठीक है, गलत है, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है भ्रांति विलास जो है ये महात्मा गांधी निकालते थे चंपारण में, ठीक है। माफ कीजिएगा, उल्टा बोल दिया मैंने। राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था महात्मा गांधी इन चंपारण, ठीक है। ये किताब इन्होंने लिखी थी, भ्रांति विलास इन्होंने नहीं लिखा था। महात्मा गांधी इन चंपारण नाम से किताब जो है राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली के पास जो अकाल पड़ा था यानी कि भयंकर जो टेरेबल फेमाइन हुआ था 1860-1861 में, उसके रिव्यू के लिए उसकी समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसके हेड का आपको नाम बताना है, कौन सा किसने इसको हेड किया था, यानी कि इस कमीशन का नाम क्या था। मैकडोनल्ड कमीशन, लायल कमीशन, स्मिथ कमीशन या जॉन वुडहेड कमीशन, ये आपको मुझे बताना है। तो कौन था इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ कमेटी थी जिसने इसकी समीक्षा करी थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, इसकी रिकमेंडेशंस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये इसी तरीके की और भी टेस्ट सीरीज की जो वीडियोस हम चला रहे हैं, हमारा फ्री आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है यूपीपीएससी मेंस के लिए भी, और जो मल्टीपल एमसीक्यूज होते हैं हम लोग वो डालते हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल होता है आप सबके लिए। तो अगर आप घर बैठ के तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और आप इनकी जानकारी के लिए हमारा पेड ग्रुप
की जानकारी के लिए आप हमारे कॉल व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों पे करिएगा, और कोई नंबर नहीं है। और साथ में आप हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको सारी अपडेट आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, एक तरफ आपको व्यक्तियों की सूची दे रखी है, पर्सन का नाम, और दूसरी तरफ उनकी जो सरनेम थे, यानी कि कॉमनली उनको क्या बोला जाता था। चित्तरंजन दास को लोकनायक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशबंधु, जयप्रकाश नारायण राजश्री, और पुरुषोत्तम दास टंडन अजातशत्रु। बताइए क्या। तो अगर हम देखें तो चित्तरंजन दास को, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता था, राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु बोला जाता था, जयप्रकाश नारायण को लोक प्रकाश बोला जाता था, और पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री बोला जाता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सारे जो नाम है, ये या तो वो नाम है जिन नामों से ये लोग अपनी किताबों में या न्यूज़पेपर्स में लिखते थे, और या फिर लोगों ने प्यार से दिया था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार का नाम जो है बारदोली की आंदोलन के दौरान जो महिलाएं थी उन्होंने दिया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इरिगेशन कमीशन यानी कि सिंचाई के लिए एक आयोग बनाया था, उसके चेयरमैन का नाम आपको बताना है। तो आपको बताना है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है ये सारे हमारे वाइसरॉय या गवर्नर जनरल रहे हैं, और इन्होंने कोई वैसे कमीशन हेड नहीं किया है। तो ऑड वन आउट इसमें क्या है सर, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। तो इस तरीके से भी अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉजिकल गेस ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको गलत कथन बताना है जो इनकरेक्ट है वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। पहला पूछ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग कब हुई थी। 1 सितंबर 1939 को हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, यानी कि इन्वेजन कर दिया था। साथ में जो कांग्रेस थे उसने युद्ध के समर्थन में के एवज में, यानी कि उसके सपोर्ट देने के लिए इंडिया की इंडिपेंडेंस को मांगा था। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है कि अगस्त 1945 में ये युद्ध खत्म हो गया था, जब यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु हमला कर दिया था। बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको पहचानना था, तो ये सारे ही ठीक हैं, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है बीना दास, सुनीति चौधरी और शांति घोष ये बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी, ये आपको बताना है। इंडियन नौजवान सभा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन। तो अगर हम देखिए इंडियन एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी, क्रांतिकारी एक संस्था थी ये, और इसको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर बनाया था। साथ में ये लोग क्या करते थे, कोई असैसिनेशंस हो गए, डकौती हो गई, जैसे बीना दास, सुनीति चौधरी, शांति घोष, इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो भारतीय महिला हैं, वो जो हम कॉमनली सोचते हैं कि यार महिलाएं जो हैं घर तक ही सीमित रहती हैं, उनको ज्यादा बाहर का कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन इन सारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, या बीना दास, सुनीति चौधरी जैसी महिलाएं हो गई, इन्होंने ये दिखाया है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो महिलाएं भी काफी बढ़कर काम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है फेमस वॉर जो संगम एरा में हुए थे, प्रसिद्ध युद्ध जो संगम युग में हुए थे, उनका आपको बताना है। तो एक तरफ राजा दे रखे हैं जिन्होंने उन वॉर्स को लड़ा था, और दूसरी तरफ वॉर का नाम। ठीक है, तो करिकाल ने जो है वेणी का युद्ध लड़ा था, वॉर ऑफ वेणी। करिकाल ने ही वेही परंदलाई का युद्ध लड़ा था। उसके बाद नेदुन जिलियान ने जो है तेलय गनम का युद्ध लड़ा था। माफ कीजिएगा, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, क्योंकि वही है, नॉर्थ इंडियंस जो है साउथ इंडियन टर्म्स को थोड़ा अजीब तरीके से बोलते हैं, लेकिन आपको ये स्पेलिंग समझ में आ रही होगी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही तरीके से मैच्ड है, वेल मैच्ड आपको पूछ रहा है। तो अगर हम देखें सभी ठीक ही मैच है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए संगम एरा के बारे में आप समझ लीजिए। संगम एरा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एरा है साउथ में। साउथ की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री को जानने के लिए संगम एरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। संगम एरा का डिफरेंस, संगम लिटरेचर का जो डिफरेंस है बेसिकली विद वैदिक लिटरेचर, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी के। साथ में आपको पता होना चाहिए संगम एरा में क्या क्या लिखा गया था, जैसे तोला पक्कियम, तोला पक्कियार ने लिखी थी। उसके बाद फिर जो एपिक्स हैं जैसे कि सिलप्पादिगरम या मणि मेकलाई, वो भी संगम एरा में लिखी गई हैं। साथ में संगम एरा की जो लिटरेचर है वो आपको सेक्युलर मिलेगी, यानी कि धार्मिक लिटरेचर नहीं है, सेक्युलर लिटरेचर है। तो ये सब चीजें कुछ कुछ आपको संगम एरा के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए बताइए, संगम एरा जो है, संगम बेसिकली क्या होता है, एक असेंबली होती है पोएट्स की, और जो लोग लिखते पढ़ते हैं उनकी असेंबली होती है। तो ये कौन से राजवंश के लोगों के अंदर हुई थी, कौन सी डायनेस्टी जो थी
उसने इस संगम को करवाया था, ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि बांग्लादेश जो है भारत की कौन से राज्य को तीन तरफ से घेरता है। मतलब इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन तरीके से बांग्लादेश घेरता है। कौन सा राज्य है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आपको पता है ये त्रिपुरा को तीन तरीके से तीन तरफ से घेर लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि गलत विकल्प जो है वो आपको चुनना है। एक तरफ नदियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ जो उनका कंफ्लुएंस है, संगम है, उसका नाम पूछ रखा है। तो अलकनंदा और मंदा भागीरथी जो है वो आपको देवप्रयाग पे मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और पिंडार जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। आपको सही तरीके से इसमें से जो मैच नहीं है वो आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो अलकनंदा और नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग में मिलती है। इसको नाम याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नंदाकिनी नंद प्रयाग पे और पिंडारी रुद्र प्रयाग पे, ठीक है। तो ये देव प्रयाग पे नहीं है, तो ये इसलिए इसका आंसर सेकंड और फोर्थ जो है इसमें से गलत है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 5 प्रयाग आपको पूरे पता होने चाहिए और कौन सी नदी उनमें मिलती है वो भी आपको पता होने चाहिए। ज्योग्राफिकली और कल्चर के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कौन सा सही है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर आपको अबादान नाइजीरिया में मिलेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपको रोम इटली में मिलेगी। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लीमा पेरू में मिलेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें से पहला, दूसरा और चौथा ठीक है, क्योंकि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लीमा पेरू में नहीं मिलेगा। ये आपको कहां मिलेगा? मनीला फिलीपींस में, ठीक है। ये मनीला फिलीपींस में मिलेगा। जबकि लीमा पेरू में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान ये आपको लीमा पेरू में मिलेगा। तो अगर हम देखें तो इसमें गलत कौन सा है? गलत केवल तीसरा वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमालय के इन पर्वत चोटियों को आपको बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उनकी हाइट के आपको लगाना है। धौलागिरी, नामचा बरवा, मकालू, नंदा देवी। तो बताइए कौन सा है, किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे ऊंचा अगर हम बात करें, सबसे छोटा अगर हम बात करें तो आपको नामचा बरवा मिलेगा। ये 7756 की हाइट है मीटर्स में इसकी। उसके बाद आपको नंदा देवी मिलेगी 7817 हाइट है। उसके बाद आपको धौलागिरी मिलेगी 8172 मीटर की हाइट है और मकालू मिलेगी 8481। तो अगर हम देखें तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर हम बात करें तो नामचा बरवा और नंदा देवी आपको इंडिया में मिलेगा, जबकि धौलागिरी और मकालू आपको नेपाल में मिलेगा। तो ये सारी हाइट और किस जगह पे मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आप मुझे बताइए नामचा बरवा जो है वो कौन से हिमालयाज में मिलता है। जैसे हिमालयाज अगर हम देखें तो आपके पास एक तो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ईस्टर्न हिमालयाज हैं, ठीक है। तो ये कौन से हिमालयाज में मिलता है नामचा बरवा की पहाड़ी, आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द्वाब का जो शब्द है, द्वाब जो शब्द है उसका मतलब क्या है? दो लेक यानी कि दो झीलों के बीच की भूमि, लैंड, दो नदियों के बीच की भूमि, या फिर दो पहाड़ों के बीच की भूमि, या दो महासागरों या समुद्रों के बीच की भूमि आपको बताना है। तो द्वाब जो है ये लैंड होती है दो नदियों के बीच में। ऐसे अगर हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में 5 नदियों का संगम होता है। जैसे इंडस रिवर सिस्टम पूरा पंजाब से निकलता है। उसके बाद गंगा यमुना दोआब की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में काफी प्रोमिनेंट ज्योग्राफिकल फीचर है गंगा यमुना दोआब के प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है, वो कौन से सागर में जाके गिरती है, ये आपको पहचानना है। मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, रेड सी यानी कि लाल सागर, अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, या बाल्टिक सागर, आपको पहचानना है कौन से में गिरती है। तो अगर ये आपको पता हो तो ये नॉर्थ अफ्रीका में इस तरीके से यहाँ से लेक विक्टोरिया से ऊपर की तरफ बहती है, इजिप्ट से होती है और यहाँ पे ये गिरती है। तो यहाँ पे कौन सा सागर है? ये आपको मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर में ये गिरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील VISL की स्थापना जो है वो कब हुई थी, कौन से वर्ष में और कौन से राज्य में हुई थी, ये आपको बताना है। 1937 में केरल में, 1908 में वेस्ट बंगाल में, 1907 में झारखंड में, 1923 कर्नाटका में। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1923 कर्नाटका में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि अगर हम दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा जो द्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से, आइलैंड है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट आइलैंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो कौन सा है। और साथ में कौन सा जो देश है वो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको बताना है। तो एल्समर, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। तो सबसे बड़ा आइलैंड आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, ये आपको आर्टिक सर्कल में मिलेगा,
ठीक है, और साथ में बांग्लादेश जो है सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। तो चलिए आप मुझे बताइए सबसे छोटी बाउंड्री यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री भारत के साथ कौन सा देश शेयर करता है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है एक तरफ आपको प्रोजेक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य और किस नदी पे बने हुए हैं, और आपको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो आपको अगर हम देखें तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि चिब्रू प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में टॉन्स रिवर पे, श्रीसाइलम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर पे, देवार प्रोजेक्ट पंजाब ब्यास रिवर पे, और कदाना परियोजना गुजरात में है माही रिवर पे। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर हम ये देखें तो ये कोई भी इसमें से गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछ रहा है कि गंगा की कौन सी वो सहायक नदी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो मैदानी इलाके से यानी कि प्लेन से निकलती है। बाकी सब तो आपको पता है पहाड़ों से निकलती है, लेकिन प्लेन से कौन सी निकलती है, गोमती, राप्ती, ब्रह्मपुत्र या महानदी। बताइए। तो अगर हम देखें तो ये गोमती नदी निकलती है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये गोमती नदी है। ठीक है, गोमती नदी निकलती है, और ये कहां से निकलती है, फुलहार झील। फुलहार झील है जिसको हम और भी क्या किस नाम से जानते हैं, गोमत ताल के नाम से भी इनको जानते हैं। और ये कहाँ मिलेगी आपको, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत नाम से जो इलाका है वहां पे आपको ये नदी का उद्गम स्थल मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी एक भ्रांसदारी लेक नहीं है, उसका भ्रांसदारी लेक का उदाहरण नहीं है, भ्रंशधारी झील का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है डेड सी यानी कि मृत सागर झील, क्रेटर झील या टंगानिका झील या फिर बैकल झील। आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो क्रेटर झील इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा वो पास है जो कि मणिपुर के साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में बॉर्डर है जो म्यांमार का, वहां पे लोकेटेड है, और साथ में जो म्यांमार के लिए जो रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, वो इस पास से होके जाता है, ये आपको पहचानना है। तो कौन सा है, रोहतांग पास, जोजिला पास, नाथुला पास या तुजू पास। तो अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी है, थोड़ा भी करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो आपको पता है रोहतांग पास और जोजिला पास तो आपको वेस्टर्न सेक्टर में मिलेगा, माने ये आपको कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास मिलेंगे, और नाथुला पास आपको सिक्किम में मिलेगा। तो मणिपुर के पास एक ही पास हो सकता है, वो तुजू दर्रा है, यानी कि इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके के एजुकेटेड गेस भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो अनंतपुर विंड पार्क है वो आपको कौन से राज्य में मिलेगा, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, कहां मिलेगा अनंतपुर का जो विंड पार्क है वो। तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में ये मिलेगा आपको, और ये एक तरीके का ऑन शोर यानी कि तटीय आपको विंड पावर प्रोजेक्ट है। दो तरीके के जो है विंड पावर प्रोजेक्ट होते हैं, ऑन शोर होते हैं जो कि अपने तट पे ही लगाए जाते हैं, और ऑफ शोर होते हैं जो कि बेसिकली समुद्र के बीचों बीच लगाए जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है अगर हम ऑन शोर की कंपैरिजन में देखें, लेकिन इनका कॉस्ट भी मेंटेनेंस का और इंस्टॉलेशन का काफी ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा करके हम जो है ऑफशोर नहीं लगाते, ऑनशोर ही लगाते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि विंड एनर्जी के मामले में, अगर हम वायु ऊर्जा के मामले में, विंड एनर्जी के मामले में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस राज्य की है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस राज्य की है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि नरोरा एनर्जी पावर प्लांट जो है उसको स्थापित कब किया गया था और कौन से राज्य में स्थापित किया गया था। आपको पहचानना 1984, 59, 93, 89। तो इसको स्थापित अगर हम देखें तो 89 में किया गया था, लेकिन इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो 1991 में और 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसमें दो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के जो यूनिट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो पहला यूनिट 1991 में, दूसरा यूनिट 1992 में कमर्शियली स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसकी स्थापना 1989 में ही हो गई थी। और एक एटॉमिक यानी कि नाभिकीय ऊर्जा बनाने वाला पावर प्लांट है, कहां पे मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि नारोरा एनर्जी पावर प्लांट की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और सही में इसका उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है कि मेडिटेरेनियन जो रीजन है, भूमध्यीय सागरीय जो प्रदेश है, उसमें सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जैसे नींबू, अंगूर और ऑरेंज, मलबरी इसके लिए फेमस है। दूसरा उसके बाद जो निक्स ओलंपिया जो एक पहाड़ है मार्स पे, एक पर्वत है, वो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। साथ में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन यानी कि गन्ना, केला, रबर, कॉफी, चाय जो है प्लांटेशन क्रॉप्स है भारत में, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। कौन सा इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। तो अगर हम देखें ये सभी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा जो स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लार्जेस्ट है, किसका, क्षारीय मृदा का यानी कि अल्कलाइन सॉइल का सबसे ज्यादा आपको वहां पे कंटेंट देखने को मिलेगा। और साथ में चित्रकूट जो है, चित्रकूट वाटरफॉल, वो कौन सी नदी पे है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गंगा, इंद्रावती, शारावती और चंबल। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ये
आपको अल्कलाइन सॉइल मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और इंद्रावती रिवर पे आपको चित्रकूट वाटरफॉल मिलेगा। लेकिन ये है कहां पे, ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ के राज्य में मिलेगा चित्रकूट वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका जो सेक्स रेशो है, यानी कि उसका जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, दमन एंड दीव, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर पुडुचेरी। तो अगर हम देखें पुडुचेरी का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में सेंसस 2011 की बात करें तो आपको सही बताना है लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो जो 0 से 6 है, जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशो बोलते हैं, वो 902 है। साक्षरता दर लिटरेसी रेट 67.7 है। पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल लिटरेसी रेट 77.3 है, और महिला साक्षरता दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट 53.5 है। कौन सा इसमें से ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, चौथा क्यों गलत है, क्योंकि ये 53 नहीं है, 57.2 है। इतनी भी खराब हालत नहीं है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है वो कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट है भारत के स्तर पे आपको बतानी है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या रहती है, कुरंग, देहांग, यमन, माहे, बक्सा, देहांग या दिबांग घाटी और अंजाव। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दिबांग वैली और अंजाव। यहाँ पे ज्योग्राफिकल इश्यूज की वजह से ज्योग्राफिकली ये एरिया उतना एक्सेसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है सबसे कम रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो यानी कि शिशु लिंग अनुपात सबसे कम मिलता है, आपको पहचानना है, बागपत, हाथरस, चंदौली या फिर चित्रकूट। तो अगर हम देखें तो बागपत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए सेक्स रेशो और चाइल्ड सेक्स रेशो, इसमें फर्क क्या होता है कि चाइल्ड सेक्स रेशो में जो एज ग्रुप है वो 0 से 6 के बीच में देखा जाता है, और सेक्स ग्रुप में जो सेक्स रेशो में जो एज ग्रुप है वो बड़े बच्चों का या बड़े लोगों का देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI का जो सूचकांक है, इंडेक्स है, वो कौन निकालता है, पहली बात, और दूसरा उसका बेस ईयर आधार वर्ष क्या है वो आपको पहचानना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय यानी कि होम अफेयर्स, वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आपको बताना है, और बेस ईयर 11, 12, 4, 5, 10, 11, 7, 8। तो अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको निकालता है, और उसका बेस ईयर 2011-12 है। देखिए बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जो हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2011-12 को हमने रेफरेंस लिया, तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू 100 है, उसके बाद लेट सपोज हमें 2022-23 का WPI मापना है, और हमारे पास WPI जो है 113 आ रहा है। तो ये जो 13 की संख्या है वो हमें बताती है कि कितनी जो है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है इन वर्षों के दौरान, इस 10 साल के दौरान। ठीक है, तो बेस ईयर किसी भी चीज के रेफरेंस को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो रियल जीडीपी यानी कि जो वास्तविक जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे यानी कि स्थिर मूल्य पे जो उसकी ग्रोथ रेट है वो कितनी अनुमानित है 2021-22 में अगर हम देखें, और साथ में वो कितने % लेस है जो उसका प्रोविजनल एस्टिमेट था, यानी कि उसका जो अनंतिम अनुमान था उससे वो कितनी लेस है 2020-21 में। तो आपको बताना है 8, 7.1, 9.2, 7.3, 8.5, 6.9, ये आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ये 9.2% थी और 7.3% ये कम थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के हिसाब से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है यानी कि आयात निर्यात है उसका जो भाग है जीडीपी में वो कितना है 21-22 का जो फिस्कल ईयर है हमारा वित्तीय वर्ष है वो आपको पहचानना है। तो इसका जो भाग है वो 29.4, 29.4, और 16.5, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम जीडीपी एस्टीमेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमारे एक्सपोर्ट कम रहते हैं, इंपोर्ट ज्यादा रहते हैं, एक्स माइनस आई लगा सकते हैं इसको, ये लेकिन आई कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए एक्स माइनस एम बोलते हैं। तो ये कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गई, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, और ये नेट आपका जो फॉरेन ट्रेड होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूछ रहा है कि जो भारत की पहली टीकाकरण का अभियान था, फर्स्ट वैक्सीनेशन का फेज था, उसकी अवधि आपको पहचाननी है, 16 से 31 दिसंबर, 28 से 30 जून, 1 मार्च से 16 अक्टूबर, 16 जनवरी से 31। तो ये 16 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक चली थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको पूछ रहा है कि किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, माचिस, मैच बॉक्स, ग्लास, कांच, पारा, मरकरी, बताइए। तो अगर हम देखें तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो कौन सा सही मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो लेमन जूस का 14 है, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 है, शुद्ध जल यानी कि पानी का, वाटर का 7 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2.2 है। तो अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड तो ठीक है, लेकिन लेमन जूस तो एसिडिक होता है, और अगर 14 है यानी कि ये बेसिक
की तरफ हमें बता रहा है, तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप ये मान सकते हैं कि पहला तो गलत ही होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है और ये जो है ये एसिडिक की तरफ इशारा करता है, तो ये दोनों गलत हो गए, तो 1 and 4 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल गेस भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कम पता है उसके बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि शरीर की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में एक ही दिशा में गति जो प्रदान करने वाली जो संधि है, जॉइंट है बॉडी में, उसको क्या कहते हैं? पिवट जॉइंट यानी कि धुराग्र संधि, हिंज जॉइंट यानी कि हिंज संधि, अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हिंज जॉइंट है, वो सेम डायरेक्शन में जो है मूवमेंट आपको देता है बॉडी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपको सही है, वो आपको पहचानना है। जॉइंट लेग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि संधियुक्त पाद, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है ऑर्थोपोडा फाइलम है, उसके कॉमन फीचर है, यानी कि सामान्य लक्षण है। साथ में ऑक्टेन नंबर क्या मापता है? इंजन या उड़ान का जो फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल या इंजन, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि ग्राम क्रॉप यानी कि जो चने की फसल है उसको हानि पहुंचाने वाले कीड़े को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? और साथ में जो पिंक वर्म है यानी कि गुलाबी कीड़ा, वो कौन सी फसल में लगता है? तो एक तरफ आपको फसल बतानी है, दूसरी तरफ आपको कीड़ा बताना है। तो आम, गन्ना, मटर, कपास और घोरा, घुन, सुरैसी, कटुआ यानी कि बीटल, वीविल्स, मॉथ, कटवॉर्म। तो अगर हम देखें तो ग्राम पिंक वॉर्म जो है कॉटन में लगता है, ठीक है, पिंक वॉर्म कॉटन में लगता है इसलिए, और कटुआ जो है चने की खेती को खराब करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑड वन आउट आपको चुनना है। विटामिन दे रखे हैं ई, ए, डी, बी, कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है? तो अगर हम देखें विटामिन बी इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। बाकी अगर हम ये सब देखें तो ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैट सॉल्यूबल होते हैं। ए, डी, ई, ठीक है, ये सारे ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के ये आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं, बाकी सब आपके बी और सी आपके जो होते हैं वाटर सॉल्यूबल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको रॉन्ग बताना है। एक तरफ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं। तो फोनोग्राफ जो है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में, यानी कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है। रेडियोमीटर जो है वो क्या करता है? वो आपके इंस्ट्रूमेंट है, किसको मापने का? रेडिएशन को मापने का, विकिरण को मापने का। विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, रूपांतरण करता है। और टर्बाइन जो है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सही आपको रॉन्ग विकल्प चुनना है कौन सा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि फोनोग्राफ क्या करता है? फोनोग्राफ बेसिकली साउंड वेव को रिकॉर्ड करता है। जबकि अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है। जैसे आप माइक पकड़ के बोलते हैं तो साउंड जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन फोनोग्राफ क्या है? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सिगरेट स्मोक है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? फिनॉल, एनिलाइन, बेंजीन या एस्टर। तो अगर हम देखें तो इसमें हमें बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पता होना चाहिए आपको जो घटक हैं, कोशिकांक हैं यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके और उनके जो जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, उसके बाद राइबोसोम को पलार्ड ने, माफ कीजिएगा सेल यहां पे आएगा, और सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है ये आपको मुझे बताना है। तो अगर हम देखें तो ये सभी करेक्टली मैच ले, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप मुझे बताइए, जो एनर्जी फैक्ट्री है सेल की, एनर्जी फैक्ट्री है यानी कि सबसे ज्यादा जहां ऊर्जा का जो है निर्माण किया जाता है सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे उसको हम क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो फ्रूट्स हैं उसमें पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? लैक्टोमीटर, वोल्टमीटर, गैलमीटर या हाइड्रोमीटर। तो अगर हम देखें पेक्टिन की मात्रा को फ्रूट्स में नापने के लिए गैलमीटर यूज होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रूट जूस में जो प्रिजर्वेटिव है यानी कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रिजर्वेटिव है उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है? एसिटिक एसिड, फर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजोएट, बताइए। तो अगर आपने कोई भी चीज देखी हो, जैसे आंवले का मुरब्बा खाएंगे, एप्पल का मुरब्बा खाएंगे या जूस वगैरह पियेंगे, तो उसमें सोडियम बेंजोएट जो एक फूड प्रिजर्वेटिव है उसको यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे इसमें से गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है, कौन सा इसमें से गलत है? नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो नेशनल सेंटर फॉर प्लांट रिसर्च, प्लांट जीनोम यानी कि राष्ट्रीय पौधे जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान कर्नाटक में मिलेगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में मिलेगा। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल
ये आपको लखनऊ में मिलेगा। इसमें से कौन सा गलत मैच है आपको बताना है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो बी वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है जैव संस्थान और स्थायी है विकास संस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटक में नहीं, इम्फाल मणिपुर में मिलेगी। ठीक है, ये इम्फाल मणिपुर में मिलेगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है जो ख्वाशियोरकर जो डिसीज है, एक रोग है, वो किसकी डिफिशियंसी की यानी कि किसकी कमी की वजह से होता है? प्रोटीन की, विटामिन की, इंसुलिन की या लोह यानी कि आयरन की? बताइए किसकी कमी की वजह से होता है? तो अगर हम देखें तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चर अगर जो हम करते हैं, जो मिश्र धातु, कौन सा मिश्र धातु यूज होता है, प्रयोग होता है यूटेंसिल यानी कि बर्तन और सिक्के बनाने में? मैग्नीशियम, ड्यूरालुमिन, निकलॉय या एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज? तो कौन सा इसमें से यूज होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो है इस बर्तन और सिक्के बनाने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी कि जैव विविधता अधिनियम है, उसको भारत की संसद ने कब पारित किया था, कौन से वर्ष में? और साथ में भारत में पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। तो अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित किया गया था, 1963 में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए आप मुझे बताइए कि कौन से प्रधानमंत्री के खिलाफ पहली बार ये विश्वास पारित हुआ था? लाया गया था वो तो चलो आपको सबको पता है, उस समय तक नेहरू जी थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सब कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ पारित हो गया था, पास हो गया था, वो आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है 21A आर्टिकल 21 है जो शिक्षा का अधिकार हमें देता है, एक फंडामेंटल राइट है, वो कौन से संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था? और साथ में जो एनसीआर का टैग है, दिल्ली को जो एनसीआर का टैग है, एनसीटी का टैग है, माफ कीजिएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, वो कौन से संविधान संशोधन से मिला था? 43, 83, 65, 89, 71, 86, 69, 79, 67? बताइए। तो अगर हम देखें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली जो स्वतंत्र भारत की कैबिनेट थी 1947 में जो बनी थी, वो आपको पहचानना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि के मंत्री थे, जॉन मिथाई जो है रेलवे और ट्रांसपोर्ट के परिवहन के, सरदार बलदेव सिंह हेल्थ के थे और रफी अहमद किदवई वाणिज्य के थे। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, गलत आपको पहचानना है? तो सरदार बलदेव सिंह हेल्थ के नहीं थे, हेल्थ की कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, जबकि सरदार बलदेव सिंह किसके थे? डिफेंस के, ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्री थे। और रफी अहमद किदवई जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं थे, ये क्या थे? कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार मिनिस्टर थे ये। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 इसमें से इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में पूछा हुआ है कि कौन से राज्य की जो सीट है, लोकसभा की सीट है, वो 2 सीट है, 2 सीट उसको मिली हुई है, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। तो त्रिपुरा को जो है 2 सीटें मिली हुई है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त जो बैठक होती है यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होती है, वो किस बिल के लिए की जा सकती है? धन विधेयक यानी कि मनी बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, या कि उपयुक्त सभी? तो अगर आपको पता हो, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग की जाती है। अगर किसी सदन ने पास किया है, अगर मान लो लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा उस बिल पे नहीं सहमति बना पा रही है, या फिर राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट्स प्रेस्क्राइब किए हैं वो लोकसभा को मंजूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रेसिडेंट जो है एक ज्वाइंट सिटिंग को कन्वीन करते हैं, जिसको हेड कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर करता है। और ज्वाइंट सिटिंग की जितनी भी कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर लोकसभा के अंदर होती है। जो लोकसभा के अंदर कानून लागू होते हैं वही ज्वाइंट सिटिंग में भी होते हैं। चलिए आप मुझे बताइए, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में यानी कि कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी समिति 1965 में 56 में जो बनी थी, वो किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बनी थी? ठीक है, आपको बताना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, मानवाधिकार आयोग या एआरसी? बताइए कौन है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे बनी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड यानी कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू, एन.ए. पालकीवाला, बी.आर. अम्बेडकर, वी.टी. कृष्णमाचारी? बताइए। तो ये एन.ए. पालकीवाला एक बहुत ही बड़े जूरिस्ट है, उन्होंने ये बोला था। ये आपको मेंस में भी कोट करने के लिए काम आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है मुंबई का, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछ रहा है। और कौन सी जगह इनमें से बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, वो आपको पहचाननी है। 1862, 1865, गोवा, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। तो 1862 में की गई थी और पुडुचेरी जो है इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कौन कौन आता है बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में? महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि अब एक हो चुका है, इसका विलय हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम स्टेट लिस्ट के ऊपर
जो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए? 53, 52, 250 या 249। तो 253 आर्टिकल जो है ये इसकी बात बताता है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर की तरह भी अपनी सेवाएं दी हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की तरह भी अपनी सेवाएं दी हैं? शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, फरुखुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये नीलम संजीवा रेड्डी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से पूछ रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसमें जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर करने वाला जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम आपको बताना है। कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, मानस में मिलेगा, नागार्जुन में मिलेगा और आंग में मिलेगा। तो ये आपको नागार्जुन में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए, इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ये कौन सी संस्थान निकालती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को निकालती है? आप मुझे ये देख के बताएंगे, ठीक है, सर्च करके बताएंगे, और नहीं मतलब पता है तो लिख के बताएंगे ताकि बाकियों को पता लगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो कौन से देश के पास है? और भारत जो है उसकी अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो वनों में यानी कि टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट में कौन सी रैंक पे आता है? रशिया, कनाडा, पेरू 10वीं, 8वीं, 5वीं। तो भारत 10वीं रैंक पे आता है और रशिया में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपको स्थान दे रखे हैं यानी कि ग्रासलैंड्स के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये उल्टा कर दिया है, लोकेशन इधर होगा और ग्रासलैंड इधर होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो स्टेपीज आपको ब्राजील में, सवाना आपको दक्षिण अफ्रीका में और पंपाज आपको नॉर्थ अमेरिका में। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, सही विकल्प? तो अगर हम देखें, स्टेपीज आपको यूरेशिया में मिलेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वहां पे मिलेंगे, ब्राजील में नहीं मिलेंगे। सवानाज आपको साउथ अफ्रीका में नहीं, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में वेल्ड मिलते हैं, जबकि सवाना आपको अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, जो डेजर्ट वाला अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका। और पंपाज आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं, साउथ अमेरिकाज में मिलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ये सारे आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट इसमें चुनना है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी या फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? तो इसमें से ऑड वन आउट नंदा देवी है, क्योंकि यही है जो 2004 में बनाया गया था। बाकी सारे जो हैं ये 2009 में बनाए गए थे। चलिए आप मुझे एक एक करके बताइए कि नौकरेक आपको मेघालय में मिलेगा, पंचमारी आपको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे मिलेगा, नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, सिमलीपाल कहाँ मिलेगा? चलिए मैं बता देता हूँ, उड़ीसा में मिलेगा सिमलीपाल। लेकिन इन सारी चीजों को आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया ने जो 500 गीगावाट की जो अपनी गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो टारगेट रखा है, जो हमारे पंचामृत गोल्स हैं COP26 में, वो कौन से वर्ष तक हमने रखा है? 2027, 2050, 2035 या 2030? 2030 तक हमने करने के लिए रखा है। इसमें क्या है, 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट कार्बन जीरो हम कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 50% एनर्जी हमारी क्या होगी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगी। 50 गीगावाट 500 गीगावाट की एनर्जी हमारी क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से आएगी। 45% तक हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है जीडीपी की, उसे हम रिड्यूस करेंगे। तो ऐसे ही कुछ गोल आपको ये सारे याद होने चाहिए। यूपीएससी में भी सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है रामसार साइट्स के ऊपर के संदर्भ में देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑड वन आउट आपको सुनना है, रुद्रसागर, पोंगदम, चंद्रताल, रेणुका। बताइए कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है? तो अगर हम देखें तो रुद्रसागर जो है ऑड वन आउट है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आपको त्रिपुरा में मिलेगा, जबकि ये सब जो है आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रामसार कन्वेंशन 1971 में बनाया गया था और ईरान की एक सिटी है रामसार, उसी के नाम पे इसका है। और ये वाइज यूज ऑफ वेटलैंड यानी कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए कुछ एक चीजें हमें बताता है। भारत में अगर हम देखें टोटल 49 जो है वेटलैंड साइट्स हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से 2 जिले हैं या कौन सी 2 सिटीज हैं जिनको विरासत सिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम यानी कि विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आपसे पूछ रहा है नॉट इंक्लूडेड, बनारस, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो अगर हम देखें 2 सिटीज कौन सी हैं, बनारसी और मथुरा है जिनको इंक्लूड किया गया है। तो इंक्लूड नहीं कौन सी है, प्रयागराज और अयोध्या, इनको इंक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो स्टैट्यूटरी टाउन्स है सबसे ज्यादा वो आपको कहाँ मिलेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। तो इसका आंसर बदाऊं और श्रावस्ती हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो टेक्नोलॉजी पार्क है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी कि
उत्तर प्रदेश में जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा। तो अगर ये लखनऊ में बनाया गया है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो प्लानिटेरियम्स हैं उत्तर प्रदेश के, उसके उसके बारे में आपको पता है कि जो गलत विकल्प है सही तरीके से मेल नहीं कर रखा। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रालय यानी कि प्लानिटेरियम नोएडा में, जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम प्रयागराज में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रालय गोरखपुर में और आर्यभट्ट नक्षत्रालय यानी कि रामपुर में। बताइए कौन सा इसमें से गलत है? तो अगर हम देखें तो इसमें से पहला वाला गलत है, क्योंकि ये नोएडा में नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है अधिवेशन, जो यूपी में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसके बारे में, तो वर्ष आपको बताना है कौन सा कब हुआ था। ठीक है, सही तरीके से चूज करना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि मेरठ का जो आपका अधिवेशन हुआ था 1946 में हुआ था, कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था 1925 में हुआ था। इसमें पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद लखनऊ का जो लखनऊ की संधि भी आपको पता है 1916 में हुई थी, और बनारस में 1905 में हुआ था, जब जो है कांग्रेस स्प्लिट होने वाली थी, हालांकि हुई 1907 में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पास, उसमें से कितनी जो ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बाबा काशीनाथ हैं, तो काशी विश्वनाथ हैं बाबा। ठीक है, तो इसलिए इसका एक ज्योतिर्लिंग आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बनारस में है, आपको सबको देख के आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वो कौन से शहर हैं जो कि यमुना रिवर के तट पे हैं, यमुना नदी के तट पे हैं? मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, मथुरा, आगरा, इटावा, सहारनपुर, अयोध्या, लखनऊ, बनारस, जौनपुर। इसमें से पहचानना है। तो इसमें अगर हम देखें मथुरा, आगरा और इटावा जो है यमुना नदी के तट पे आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साक्षरता दर जो है सेंसस 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दिए हुए में से? गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर, कुशीनगर, फारुखाबाद। तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर एक नेचुरल आंसर आएगा आपके दिमाग में, वहां पे सारी जो वहां पे अगर हम देखेंगे आईटी इंडस्ट्री वगैरह सब है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह फेमस है? महोबा, बांदा, ललितपुर। ये तीनों ही जगह जो है पान के लिए फेमस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी ने ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट, यानी कि भारतीय सेना ने ग्रीन सोलर एनर्जी यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसको हार्नेस करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए एक प्लांट लगाया है। वो कहाँ लगाया है? कौन से राज्य में? राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड। तो ये सिक्किम में लगाया है, और इसमें आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे या मुंबई जिसको हम बोलते हैं, उसने इसने कोलैबोरेशन किया है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में गलत हो गया है, मैं हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। आपसे पूछ रहा है कि मारिया रेसा को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को उसको देता है, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देता है उसको, मारिया रेसा को मिला है ये। और साथ में जो भारत है वो 57 यानी कि 57th रैंक पे है रिन्यूएबल एनर्जी नेशन अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी कि अक्षय ऊर्जा राष्ट्रीय आकर्षण सूचकांक में पहले स्थान पर है। ठीक है, माफ कीजिएगा, 57वें मतलब 57th इंडेक्स है, ये 57th इंडेक्स है, उसमें पहले स्थान पर है भारत। ये आपको आपको पहचानना है कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें इसमें से सही जो है पहला ही है केवल, मारिया रेसा को, जबकि इंडिया जो है पहले स्थान पर नहीं है, इंडिया चौथे स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि एक साइंस सिटी बनाई गई है राजीव गांधी के नाम पे, वो किस शहर में बनाई गई है? आपको पहचानना है। महाराष्ट्र की सरकार ने कौन से शहर में बनाई है? औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, नासिक। तो बताइए, तो ये जो है सिटी जो ये बनाई गई है ये पुणे में बनाई गई है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट बायोमास हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट, यानी कि बायोमास क्या होता है? जो हमारे घर का जैविक कूड़ा होता है, जैसे गोबर हो गया या सब्जी के छिलके हो गए, उनको यूज करके हाइड्रोजन प्लांट हमने बनाया है। वो कहाँ बनाया है? ये मध्य प्रदेश में बनाया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें बेसिकली जो मध्य प्रदेश में ये जो प्लांट है ये 30 टन बायोमास प्रतिदिन का कंजम्पशन करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य जो है टॉप 5 में नहीं आता है? किसके संदर्भ में, किसके कॉन्टेक्स्ट में? ओडीएफ प्लस विलेजेस, ओडीएफ प्लस आपको पता होना चाहिए, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस, इसमें क्या डिफरेंस होता है? चलिए आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कौन सा टॉप 5 में नहीं आता है? 2021 में फेज 2 में देखेंगे, रूरल में बेसिकली गांव के क्षेत्रों में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात नहीं आता है। ठीक है, गुजरात बेसिकली बहुत पीछे आता है, 17वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे सही विकल्प चुनने के लिए, कथन चुनने के लिए बोल रहा है, रिपब्लिक डे 2022 की जो परेड हुई थी उसमें एयरफोर्स के मार्चिंग कंटेंजेंट को पॉपुलर चॉइस में यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल यानी कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया था। साथ में जो साइक्लोन इमनाती है वो मेडागास्कर में आया हुआ है, ये आपको पहचानना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कथक डांसर है पंडित मुन्ना शुक्ला, वो रिसेंटली उनका निधन हो गया था, वो कौन से घराने से आता है आपको पहचानना है? ग्वालियर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, आगरा। तो वो लखनऊ घराने से आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है
कि जो कल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं श्री गंगापुरम कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नाम से किताब को लॉन्च किया है। इसके लेखक आपको बताने हैं मोइनुद्दीन यासिन, उत्पल के बैनर्जी, राजीव गौबा, कमलेश कुमार पंत। तो अगर हम देखें तो उत्पल के बैनर्जी इसके जो है ऑथर आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया न्यूरो सर्जरी के लिए, ठीक है, उसके बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को ये अमेरिकन एसोसिएशन ने ये अवार्ड दिया है और साथ में उनको वर्चुअल सेरेमनी में ये अवार्ड दिया गया था ऑरलैंडो फ्लोरिडा में 2021 में। बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूरो सर्जरी क्या होती है? बेसिकली दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरो सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो बायलैटरल एक्सरसाइज है जाइमैक्स 2021, वो उसका 5वां संस्करण हुआ था। कौन से 2 देश इसको करते हैं? तो आपको पता है जापान, इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इस तरीके से फुल फॉर्म याद कर लिया कीजिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, बेसिकली ये क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोनों की मदद से दवाइयां पहुंचाने का ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार स्टार्ट किया गया। कौन से राज्य में किया है? केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आपको पहचानना था, तो ये तेलंगाना ने किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, आपको गलत विकल्प को चुनना है इसमें। आपको पूछ रहा है कि दिसंबर 2, 2021 में होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी थे, उन्होंने मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी सहारनपुर में। साथ में जो एनुअल जनरल मीटिंग है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि वार्षिक बैठक है, वो गुवाहाटी में हुई थी, आयोजित हुई थी। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, गलत बताना था। ये दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर के गवर्नर जो एन बीरेन सिंह थे, उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिला दी है। वो नए जो गवर्नर है मणिपुर के, माफ कीजिएगा, मणिपुर के गवर्नर ने एन बीरेन सिंह को अभी मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। तो उन गवर्नर का नाम बताना है, वो गवर्नर कौन है? एल गणेशन, पी एच रिदन पिल्लाई, सत्यपाल मलिक या गुरमीत सिंह। तो ये एल गणेशन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। मणिपुर के गवर्नर का नाम एल गणेशन है। अगला क्वेश्चन देख चलिए, आप मुझे बताइए, गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस है बनाने की जो पावर है, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल में बताई गई है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 साल का गोल्डन वीजा को पाने वाले पहले जो गोल्फर हैं वो कौन बने हैं? भारत के कौन से गोल्फर हैं जो 10 साल का, ये बेसिकली यूएई जो है अपना एक गोल्डन वीजा निकालता है, वो आपको बताना है। अर्जुन अटवाल, ज्योति रंधावा, जिम मिल्खा सिंह या अनिर्बान लाहिरी। तो ये जिम मिल्खा सिंह जी हैं जिनको 10 साल का गोल्डन वीजा दुबई का मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है लिविंग रूट्स ब्रिज के बारे में आपको बताना है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो लिविंग रूट्स ब्रिज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो ये बड़े फेमस है। मेघालय में बेसिकली क्या होता है, नदी यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत पुराने पेड़ हैं और इनकी जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से आपस में बंधी हुई हैं। इनकी जो रूट्स हैं, शाखाएं नहीं, माफ कीजिएगा, इनकी जो जड़ें हैं कि वो एक पुल बना देती हैं। आपको अलग से पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, गूगल पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है महाराष्ट्र की कौन सी सिटी है जो विश्व में तीसरे नंबर पे आती है, जो 2022 मार्च में तीसरे नंबर पे रही गर्मी के, यानी कि हॉटेस्ट सिटी के हिसाब से? चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, अमरावती। तो ये चंद्रपुर सिटी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक को अभी कमीशन किया गया था। जो डायरेक्टर जनरल है, यानी कि जहाज सार्थक को कमीशन किया गया था महानिदेशक द्वारा, डायरेक्टर जनरल द्वारा, के नटराजन द्वारा। आपको बताना है कहां पे इसको कमीशन किया गया था? विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई, कोच्चि। बताइए। तो इसको कहां किया गया था? इसको गोवा में किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील रोड भारत में बन रही है पहली बार, तो आपको बताना है सूरत सिटी, भारत का जो सूरत सिटी है वहां पे पहली बार स्टील रोड बनाई जा रही है। 6 लेन की ये रोड रहने वाली है। इसमें CSIR और CRRI यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और नीति आयोग, ये सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। कौन सा इसमें से ठीक है आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही ठीक हैं, ऑल ऑफ दी अबव ये ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एशिया यूथ पैरा गेम्स हुए थे, यानी कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेल हुए थे, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 45, 35, 41, 26। तो भारत ने 41 मेडल्स जीते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो वर्ल्ड बैंक ने पहली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, यानी कि अगर हम देखें लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन किया है, पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड निकाल के। ठीक है,
साउथ अफ्रीका के एफर्ट को सपोर्ट किया है, तो वो किस स्पीशी के लिए किया है ये आपको बताना है। जाइंट पांडा, स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन ब्लैक वाइल्ड डॉग्स या फिर ब्लैक राइनो। तो अगर हम देखें काले गैंडे के लिए, ब्लैक राइनो के लिए ये किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, उत्पादन में दुनिया में सबसे पहला नाम किसका आता है, कौन से देश का आता है, और इंडिया जो है विश्व में सीमेंट के प्रोडक्शन में कौन सी रैंक पे है ये आपको बताना। ऑस्ट्रेलिया, भारत, गिनी, पहला, तीसरा, तो बताइए। तो अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया जो है पहले नंबर पे आता है बॉक्साइट में, और भारत जो है सीमेंट के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को देखना है, वस्त्र उत्पादन को अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको अंबेडकर नगर जाना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर आपको प्रिंटिंग देखनी है, यानी कि जब जैसे उस पर कलरिंग जो होती है, प्रिंट होती है, उसके लिए आपको फरुखाबाद जाना पड़ेगा। अगर आपको जूते देखने हैं तो हमीरपुर जाना पड़ेगा, और अगर आपको फर्नीचर देखना है तो महाराजगंज जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको गलत विकल्प चुनना है, एक तरफ आपको फसल और दूसरी तरफ आपको रोग दे रखे हैं। तो मटर में मर्श रोग यानी कि मार्च डिसीज, पी में होता है मूंगफली, पीनट में आपको टिक्का डिसीज मिलेगा, भिंडी में आपको येलो वेन मोजाइक डिसीज मिलेगा, और सेसमे में आपको पायरेला डिसीज मिलेगा। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत मैच है। तो ये जो सेसमे वाला है ये वाला गलत मैच है, क्योंकि इसमें पायरेला नहीं मिलता, इसमें फिलॉडी डिसीज मिलता है आपको, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो येलो कलर है टर्मरिक में, वो किसके कारण आता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कुरक्यूमिन के कारण आता है, ये आपको याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है यूपीपीएससी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि हेडक्वार्टर आपको बताना है, इंडिया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये आपको मैसूर में मिलेगा। आपको नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सा गलत तरीके से इसमें मैच्ड है। तो अगर हम देखें बी वाला इसमें गलत तरीके से मैच्ड है, क्योंकि ये आपको एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है आपको नई दिल्ली में मिलेगा, ना कि अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको पहचानना है। 2009, 1961, 1947, 1909। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम देखें टॉप पोजीशन आपको बतानी है कपास में और चने में। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा देखें तो कपास में और चने में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसने करी है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें कपास में महाराष्ट्र ने और चने में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला स्थान हासिल किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तो जीएस पे हमारा फोकस रहता है हमारी इस टेस्ट सीरीज में, इस वीडियो में जीएस पे फोकस रहेगा। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर से मुझे जो है अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब को जरूर से ज्वाइन कर लें, और अगर आप पेड ग्रुप की जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।